हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेटिंग मासेस में। एक्सप्लेन्ड इजी विद मी सीए नेहा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आईसीएआई ने नवंबर एग्ज़ाम्स की डेट शीट निकाल दी हैं और एग्ज़ाम्स की डेट शीट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जो न्यू कोर्स में हैं उनके लिए पहला पेपर है 9 नवंबर को, दूसरा है 11 को, तीसरा है 15 को एंड फोर्थ एग्ज़ाम इज़ ऑन 17th। एज़ यूजुअल आपको पता है एक एक छुट्टी मिलती है, अभी मिलने लगी है। हमारे टाइम पे तो एक एक भी नहीं मिलती थी, डेली पेपर होते थे। तो इट्स बेस्ट कि आप फुल यूटिलाइज़ करें एंड जल्दी से जल्दी। आई वुड सजेस्ट कि मोस्ट प्रोबेबली सितंबर, मिड ऑफ सितंबर तक अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करके सितंबर हाफ एंड अक्टूबर को अपने रिवीजन के लिए रखिए। एंड आईपीसीसी का भी बता देते हैं। आईपीसी का ग्रुप 1 है ओल्ड स्कीम के लिए 2, 4, 6, 8 नवंबर एंड ग्रुप 2 है 10, 12 एंड 16। दिस इज़ फॉर द ओल्ड स्कीम किड्स। एंड आईपीसी न्यू स्कीम के लिए ग्रुप 1 है 2, 4, 6, 8 एंड ग्रुप 2 है 10, 12, 16 एंड 18। दिस इज़ फॉर द न्यू स्कीम। फाइनल ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम दोनों के इकट्ठे ही एग्ज़ाम्स हैं। ग्रुप 1 होगा 1 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को नवंबर में। ग्रुप 2 होगा 9 तारीख को, 11 तारीख को, 15 तारीख को और 17 तारीख को नवंबर में। अब दिवाली तो पता ही है सीए वाले बच्चों की कैसी जाती है। कोई बात नहीं, बन जाएंगे तो बहुत अच्छे से मना लेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि कोशिश रहेगी कि अगस्त तक पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूँ। अब से कोशिश पूरी रहेगी कि एक दिन में 3 से 5 वीडियोस अपलोड करूँ एंड सारे सब्जेक्ट्स कवर करवा दूँ। एटलीस्ट सीए फाउंडेशन के तो करवाई दूँ। उसके बाद रिविजनरी क्वेश्चन आंसर्स एंड मॉडल टेस्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स कर लेंगे, स्कैनर्स भी कर लेंगे। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। 100% पर्सनली अटेंड करके मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। गाइज स्टडी हार्ड बिकॉज अचीविंग अ सीए डिग्री इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम करें पेपर 2, दैट इज़ बिजनेस लॉज फॉर सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए, ग्रेजुएशन लॉ वाले बच्चे जो भी रेलेवेंट है जिनके लिए भी प्लीज़ देख लीजिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन पे क्लिक करके पर्सनलाइज्ड की जगह ऑल वाले पे क्लिक कीजिए, ताकि सारे के सारे जैसे ही वीडियोस रिकॉर्ड हों आप तक पहुंच जाएं। तो अभी हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम कम्पिटेंट पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे और माइनर आ जाएगा उसके अंदर, पर्सन ऑफ साउंड एंड अनसाउंड माइंड आ जाएगा एंड डिस्क्वालिफाइड पर्सन। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मीनिंग एंड एनालिसिस। एज पर मीनिंग एंड एनालिसिस हम किसका मीनिंग और एनालिसिस करें? कैपेसिटी का। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का। बेसिकली कैपेसिटी रेफर्स टू कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कम्पिटेंसी मतलब क्षमता। पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनमें क्षमता है कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है, एक चीज़। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्विक्ट है कोई या प्रिजनर है, ही इज़ नॉट अलाउड और शी इज़ नॉट अलाउड फॉर कॉन्ट्रैक्ट। एनी पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सारी चीज़ें देखेंगे आगे लेक्चर में। तो देखते हैं हु इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं? हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर वो मेजर है, मतलब इंडिया में 18 साल से ऊपर का है, साउंड माइंड है, दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है और उसको किसी भी लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं करा है कॉन्ट्रैक्ट करने से। क्लियर? अब माइनर है तो माइनर के लिए क्या क्या लॉज हैं वो देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। वॉइड मतलब रद्द, एब इनिशियो मतलब शुरू से। तो माइनर एक कम्पिटेंट पार्टी नहीं है और अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के लिए शुरू से ही रद्द है और जिस पार्टी के साथ वो कर रहा है अदर पार्टी, वो कुछ नहीं कर सकती, उसका पूरा नुकसान है।
क्लियर? इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, केस है मोहरी मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। अब एग्ज़ाम में ये लिख दोगे ना, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और बाकी सब भी ठीक से लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ ये लिख दो तो 5 में से 5 मिल जाएंगे। पूरा एक्सप्लेन करके अगर केस का रेफरेंस दे देंगे तो फुल मार्क्स मिलते हैं, गारंटीड। तो इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम केस लॉज याद रखें। अब इसमें देख लेते हैं क्या था। इसमें एक माइनर था ए, अब सीए में ए बी ही होते हैं। इसने 20,000 रुपये लिए, ठीक है, और इसके बदले कुछ मॉर्टगेज कर दिया, अपनी कोई प्रॉपर्टी या कुछ ज्वेलरी या कुछ भी मॉर्टगेज कर दिया। उसने ये सब करा तो वो माइनर था। कुछ महीनों बाद वो हो गया मेजर, 18 साल हो गए। उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद मिस्टर ए गए सीधा कोर्ट। कोर्ट में जाकर कर दिया उन्होंने केस। अब केस करा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, जिससे पैसे लिए थे, कि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट करा था तब मैं था माइनर, ठीक है। अब जब मैं माइनर था तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही रद्द। तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करें ना, मेरे को अब पैसे वापस करने, ना वो मॉर्टगेज डीड फाइनल होगी। कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने बिल्कुल अग्री करा इस चीज़ को, क्योंकि जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शुरू से ही वॉइड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है एक्चुअली में। तो इसमें पूरा पूरा नुकसान हुआ उस इंसान का जिसने मॉर्टगेज डीड लेकर 20,000 रुपये दिए थे। सो दिस इज़ अ वेरी बिग लूप होल। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट लॉ कहता है नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अटेन करने के बाद वो कुछ भी रैटिफाई नहीं होगा अग्रीमेंट। जो अग्रीमेंट शुरू से ही रेटिफाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू से ही रद्द है। ओरिजिनल एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही रद्द है। तो जो रद्द कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेटिफाई, उसको चेंज क्या करोगे, उसमें क्या करेक्शन करोगे। रेटिफाई मतलब करेक्ट करना, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक माइनर था एक्स, उसने एक प्रोमिसरी नोट पे साइन करके वाई को दिया कि मैं इतने टाइम में आपको इतने रुपए दे दूंगा, मतलब 2,000 मान लो। अब ये माइनर था इसीलिए ये अग्रीमेंट हो गया रद्द। अब क्या हुआ, 3 महीने बाद ये साहब हो गए मेजर, 18 साल के हो गए। तो क्या ये अब 18 साल का होने के बाद लाइबल है इनको पैसे देने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब पहला ही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द था तो उसमें कोई भी रेटिफिकेशन 3 महीने बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद नहीं हो सकता। नेक्स्ट, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। दो, जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है, पर वो कोई परफॉर्म नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। वो फ़ायदा उठा सकता है पर नुकसान से हमेशा बच जाएगा। दिस इज़ अ वेरी बिग लूप होल। अब ऐसा मत करना, अपने भाई बहनों को बोल दो, छोटे भाई बहनों को, कि तुम तो माइनर हो जी, जाओ कर लो कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब माइनर जो है वो एज पर लॉ इज़ नॉट competent टू कॉन्ट्रैक्ट, बट ही कैन हैव द बेनिफिट्स, ही और शी कैन हैव द बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कोई प्रोमिसरी नोट अगर किसी माइनर के फेवर में हुआ है, माइनर के फेवर में, तो वो वैलिड है। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, मगर पार्टनरशिप के बेनिफिट्स ले सकता है अगर सारे दूसरे पार्टनर्स अग्री करें तो। ये पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 13 के अंदर है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। वो हमेशा कोर्ट के पास जाकर कह सकता है कि मैं तो माइनर था, चाहे उसने झूठा रिप्रेजेंट करा हो अपने आप को मेजर, स्टिल उसी के फेवर में ही हमेशा कोर्ट अपना डिसीजन देगा। नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज मतलब वो चीज़ें जो माइनर को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, खाना, पानी, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। अगर वो कोई सप्लाई करता है तो वो उसके पैसे माइनर से ले सकता है, पर सिर्फ उतने ही पैसे जितने उसने सप्लाई करे हैं, उसके अलावा नहीं ले सकता। प्लस माइनर इसके लिए पर्सनली लाइबल नहीं होगा, आप पर्सनली उसको लाइबल नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी अगर प्रॉपर्टी है तो वो लाइबल होगी। अब प्रॉपर्टी को लाइबल करने के लिए 2 कंडीशंस हैं।
पहली कंडीशन है कि नेसेसरी सपोर्ट ऑफ लाइफ होनी चाहिए। जो भी सामान आप दे रहे हो जैसे खाना या पानी वो होना चाहिए। आपने गाड़ी दे दी, बाइक दे दी, दैट इज़ नॉट वैलिड। और जो माइनर है उसके पास ऑलरेडी ये सप्लाईज नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको ज़रूरत होनी चाहिए, ये नहीं कि उसके पास है और आप भी दिए जा रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्डियंस, गार्डियंस क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कितनी हद तक वो लॉ में अलाउड है। गार्डियंस जो होते हैं वो कुछ कुछ केसेस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के बिहाफ पे एंटर कर सकते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते? अब सपोज़ एक माइनर है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, गार्डियन है माइनर का, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है माइनर के नाम पे, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर माइनर का एग्रीमेंट ही वॉइड है तो कोई परफॉर्मेंस करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। नो सॉल्वेंसी, नो इंसॉल्वेंसी, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता, कितना भी उसने डेट ले रखा हो, कितने भी ड्यूज ले रखे हों, ठीक है। माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एजेंट हो सकता है बट प्रिंसिपल ही लाइबल होगा, माइनर लाइबल नहीं होगा। वो ड्रॉ डिलीवर एंड ड्रॉस कर दे अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तो भी वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। और माइनर की जो भी काम होंगे वो पेरेंट या गार्डियन उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। अगर नेसेसरीज भी सप्लाई करी हैं तो भी नहीं। पेरेंट सिर्फ तब लाइबल होंगे जब बच्चा उनके लिए एज एजेंट ऑफ द पेरेंट्स बन के रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब देख लेते हैं जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक माइनर है, एक अडल्ट है, दोनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इसमें भी सिर्फ अडल्ट, ओनली अडल्ट विल बी लाइबल। इसका एक एग्जांपल है सैनी दास वर्सेस रामचंद्र। अब जॉइंट परचेज हो जाती है दोनों की, एक माइनर होता है एक अडल्ट होता है, परचेजेस कर लेते हैं वो कुछ। अब वेंडर को पैसे नहीं देते तो वेंडर सिर्फ अडल्ट पार्टी को सू करेगा, माइनर फिर भी बच जाएगा, सेव हिमसेल्फ। क्लियर? अब श्योरिटी फॉर माइनर, जो माइनर की श्योरिटी देता है वो इंसान खुद लाइबल होगा, डायरेक्टली लाइबल होगा थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि माइनर लाइबल नहीं होगा। अगर कोई किसी माइनर की गारंटी देता है तो वो खुद लाइबल होगा। माइनर एज अ शेयर होल्डर नॉट पॉसिबल। अगर बाई चांस किसी कंपनी ने माइनर एज अ शेयर होल्डर रख लिया है तो उसका नाम इमीडिएटली रिमूव होना चाहिए जैसे ही कंपनी को इन्फॉर्मेशन होती है कि वो माइनर है। मगर एक चीज़ है, अगर किसी गार्जियन ने माइनर को ट्रांसफ़र करे हैं शेयर्स या कुछ, तो माइनर एक तरीके से शेयर होल्डर हो सकता है। अब देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट, TORTS, टॉर्ट्स। टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, किसी के घर में घुस गए, तोड़ फोड़ कर दी, दैट इज़ सिविल रॉन्ग। अब जो माइनर टॉर्ट करेगा उसके लिए वो लाइबल होगा, उसके लिए उसको सज़ा मिलेगी, जुर्माना लगेगा, जो भी है। बट एक चीज़ इसमें भी एक कंडीशन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसका ब्रीच करके वो टॉर्ट बन रहा है तो फिर वो लाइबल नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक माइनर था जिसने एक घोड़ा रेंट पे लिया था किसी से खुद चलाने के लिए। अब उसने क्या करा, उसने अपने दोस्त को 500 रुपये के लिए वो किराए पे दे दिया, 500 रुपये के लिए। उसके दोस्त ने वो घोड़ा कुदा दिया और वो घोड़ा बेचारा मर गया। बीइंग एन एनिमल लवर आई हेट टू पुट पिक्स लाइक दिस, बट समझाने के लिए करना पड़ता है। बट माई हार्ट क्राइज व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपन्स। चलिए छोड़िए, देखते हैं आगे। तो दैट मीन्स इसने जिस चीज़ के लिए घोड़ा लिया था वो ना करके उसने आगे उसको लेंट कर दिया, तो इसके लिए ये लाइबल होगा, जो भी होगा ड्यू टू हॉर्स डेथ ही हैज़ टू बी लाइबल, और उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड सेक्शन 12 कहता है कि जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड जो समझ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, चाहे उसके बाद अनसाउंड का हो जाए चाहे उससे पहले अनसाउंड का हो जाए। उसके वो साउंड माइंड का मतलब वो इंसान केपेबल है समझने के लिए और एक रैशनल जजमेंट, एक सही निर्णय लेने के लिए अपने फेवर में। अब जो लोग अनसाउंड माइंड के होते हैं, जैसे समबडी हुज इन मेंटल असाइलम या कोई पागल खाने में है, वो दवाई लेने के बाद कभी कभी एक रैशनल साउंड माइंड के हो जाते हैं, तो जब वो उस साउंड माइंड के हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, साउंड माइंड का इंसान कभी कभी अनसाउंड माइंड का हो जाता है, जैसे हैवी डोज ऑफ मेडिसिन ली हुई है, या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा हुआ है, या किसी और फॉरेन एलिमेंट के इन्फ्लुएंस में है। तो जब वो अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, साउंड माइंड का है तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड माइंड का होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर वॉइड। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन। डिसक्वालिफाइड पर्सन कुछ कुछ लोगों को लॉ इनकम्पिटेंट घोषित कर देती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके, जैसे कि जिन लोगों का पॉलिटिकल स्टेटस होता है, कॉरपोरेट स्टेटस होता है या लीगल स्टेटस होता है, जैसे कि फॉरेन सॉवरेंस हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, एलियन एनिमी, आजकल चाइना हो रहा है ये, कॉरपोरेशंस हो गए, कॉन्विक्ट्स, प्रिजनर्स, इंसॉल्वेंट्स, बैंकरप्ट हो गए जो लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो फ्री कंसेंट की मैं भी आज डाल दूँ या कल, तो 100% डाल ही दूँगी। कोशिश करेंगे कि परसों तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एग्ज़ाम सर पर हैं बच्चों, पढ़ लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, like if you like the video, click like, if you dislike the video, click dislike। कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय बाय।